गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या होता है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन की घटना में कब प्रकाश किरण अविलंब के पास आती है, कब उससे दूर हटती है, ये सारे केसेस हमने देखे थे। तो अब इस क्लास में हम पढ़ना है अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो ये कोई अपवर्तक सतह है, जिसके ऊपर कोई अन्य माध्यम है, इसको हम माध्यम 1 ले ले रहे हैं, माध्यम 1, जिसको मान लीजिए कि इसको हम ले ले रहे हैं सघन, ठीक है। और नीचे वाला हम माध्यम 2 ले ले रहे हैं, माध्यम 2 इसको हम ले ले रहे हैं उसके सापेक्ष में विरल, ठीक है। तो इसमें से अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है और ये हो गया उसका अविलंब, तो अगर सघन में यह इतना एंगल पर आ रही है तो इसको जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसा सीधे। लेकिन यह अगर सघन से विरल में आ रही है तो यह फैल के जाएगी, तो ये हो जाएगी इतने एंगल पे, यानी कि अधिक एंगल पे। यहाँ पे आई होगा, ये आर होगा, तो आर कुछ आई से ज़्यादा होगा। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले देखिए, इसका हम नाम दिए थे, पिछले क्लास में पढ़े थे, इसका नाम दिए थे आपतित किरण, आपतित किरण। इसका नाम दिए थे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसका नाम दिए थे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और इसका जो इस वाले पॉइंट का, इस वाले बिंदु का जो नाम था, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें अपवर्तन के नियम की, तो अपवर्तन के बेसिकली 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम ये कहता है कि हमारी जो आपतित किरण है, आपतित किरण, और दूसरे की बात करें हम कह सकते हैं अविलंब, और तीसरे की बात करें तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये देखिए, ये पहला अपवर्तन का ये पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों एक बिंदु में, एक बिंदु पर होते हैं और एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, यह तीनों एक बिंदु पर और एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का सेंस है, देखिए इसमें एग्जांपल के लिए हम इसको ले ले रहे हैं, ये कोई सतह है, ठीक है। कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इस तरीके से टकरा रही है, और यह कुछ, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, यानी कि ये आई है इतने एंगल पे। यहाँ पे इमेजिन करेंगे कोई एक सीधी रेखा है जो अविलंब का कार्य कर रही है, तो यहाँ पे जो एक कोण है इनके बीच में बहुत कम बनेगा, लेकिन नीचे इनके बात करें तो इस वाले चौक को देखें तो यह अपवर्तित किरण होगी। अगर इन तीनों को चेक करेंगे तो यह एक बिंदु पे टच हुए हैं, यानी एक ही बिंदु पे तीनों मिले हैं। और इसको अगर हम मान लीजिए कि किसी प्लेन पे अगर हम बनाना चाहें, किसी समतल पे बनाना चाहें, चिपकाना चाहें, तो ये तीनों को हम इस तरीके से हम ऐसे लगा सकते हैं। तो यह बेसिकली एक ही प्लेन में होंगे। इसके कहने का सेंस ये है कि यह इनको एक ही प्लेन पे खींचा जा सकता है। जैसे एक प्रकाश किरण ऐसे आई है और अविलंब भी इसी पे है, और ये जो अपवर्तित किरण है वो भी उसी पे होगी। यानी कि ये जो तीनों रेखाएं होती हैं, तीनों किरणें बेसिकली बात करें तो यह तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर हम मान लीजिए कि पहले माध्यम में जो ये, चूंकि आपतित किरण के लिए जो आपतन कोण का मान है आई ले, और उसका हम क्या कर लें, साइन ले लें, और जो अपवर्तन कोण है आर ले लें और उसका ले लेते हैं साइन, और इन दोनों को हम क्या कर दें, भाग कर दें, अनुपात के रूप में कर दें, तो इनका जो मान आता है वह एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, यानी कि फिक्स होता है, इनका मान चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर आपतन कोण का साइन लिया जाए और अपवर्तन कोण का साइन लिया जाए, इन दोनों को हम भाग करें तो इनका जो मान आता है वो नियतांक होता है, फिक्स होता है, और इसी नियतांक को यहाँ पे बोला जाता है अपवर्तनांक,
यानी इस माध्यम के सापेक्ष पहले वाले माध्यम के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये कहलाता है। यानी कि देखिए अपवर्तनांक की अगर हमें परिभाषा देनी हो तो हम एक तो इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में बोलते हैं, साइन को हम हिंदी में बोलते हैं ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यह नियतांक होता है या फिक्स होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और उसी नियतांक को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तन के बेसिकली 2 नियम हो गए और इसी नियम को, जो कि दूसरा नियम है, इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। यानी कि पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको दूसरे नियम को, चूंकि जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, माने स्नेल का नियम। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये अपवर्तनांक होता क्या है। यहाँ से तुम्हें एक फॉर्मूला टाइप को मिल गया कि अपवर्तनांक होता क्या है, लेकिन एग्जैक्टली अपवर्तनांक को अगर हम समझें तो अपवर्तनांक क्या होता है तो इसको हम समझते हैं आगे। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बेसिकली एक रेशियो है, एक रेशियो, यानी कि यह एक अनुपात है जो कि यह बताता है कि किसी माध्यम के सापेक्ष, यानी किसी माध्यम के सापेक्ष जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में कितना तेज गति कर सकती है। यानी कि अगर इसको हम फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा लिख के अगर देखें तो अपवर्तनांक, इसको शो किया, इस अपवर्तनांक को n से भी शो किया जाता है या कई कई किताबों में म्यू से भी शो किया जाता है, इसको म्यू पढ़ते हैं तो म्यू से भी या n से भी शो किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल को c से शो करते हैं और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको हम शो करते हैं v से। यानी कि अगर हम बात करें n इज इक्वल टू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं c/v, ये हो जाएगा अपवर्तनांक। तो देखिए हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहीं अधिकतम भी होती है। इससे अधिक प्रकाश की चाल किसी माध्यम में नहीं हो सकती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी निर्वात में। और किसी अगर माध्यम में लेके चलते हैं प्रकाश की चाल तो कहीं ना कहीं इससे कम ही होगी, अधिक नहीं हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक क्या कहता है कि अगर हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है जो कि फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसमें डिवाइड कर दें तो जो उसका मान निकलता है वहीं क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अगर इसको सीधा साधा समझें तो इतना हम समझ सकते हैं कि यह अपवर्तनांक कंपेयर कर रहा है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह माध्यम में प्रकाश की चाल का कितना गुना है, या फिर ये कह सकते हैं कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में प्रकाश की चाल की कितनी गुनी है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप समझें तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी माध्यम में अगर मान लीजिए कि हम किसी माध्यम के लिए प्रकाश की चाल v का मान ले लेते हैं 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ले लेते हैं, तो अगर हम उसी माध्यम का हम अगर अपवर्तनांक निकालें तो उसका मान हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार c का मान तो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस माध्यम में जिसका जो कोई हम माध्यम माने हैं उसमें प्रकाश की चाल कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये तो इतना कट जाएगा। अगर इसको भाग करें तो देखिए 3 से अगर हम 1.5 को डिवाइड, मतलब 3 को अगर 1.5 से डिवाइड करते हैं, 1.5 से डिवाइड करते हैं तो यह कटेगा 2 बार में। यानी कि जो हम माध्यम माने हैं जिसमें प्रकाश की चाल हमने माना है कि 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, उस माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक होगा उसको बोला जाएगा 2 के बराबर, यानी कि उसका अपवर्तनांक कितना होगा 2 के बराबर होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, अपवर्तनांक कितना कितना आ सकता है, इसको अगर आप ध्यान समझें तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे
तो इस माध्यम का लिया गया था किसके सापेक्ष में, निर्वात के सापेक्ष में, निर्वात से कंपेयर किया गया था। अगर निर्वात का निर्वात के साथ हम कंपेयर करें, यानी कि निर्वात का निर्वात के साथ हम कंपेयर करने का सेंस है कि ऊपर भी हम निर्वात की चाल लेके चलें, नीचे भी निर्वात की चाल लेके चलें, अधिकतम की केस में, यानी कि प्रकाश के चाल अधिकतम वाले के केस में लेके चलेंगे। तो देखिए n इज इक्वल टू सी बाई वी से, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू सी के मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कोई हम ऐसा माध्यम माने हैं जिसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही हो, तो वो हो सकता है निर्वात ही हो या फिर वायु कह सकते हैं। तो अगर इन दोनों का अनुपात लेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि n का मान आया इस केस में 1। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बताइए, आप सोच समझ के कि क्या n का मान 1 से छोटा आ सकता है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या n का मान जो अपवर्तनांक का मान है किसी भी माध्यम के लिए, उसका मान 1 से कम आ सकता है कि नहीं, 1 से छोटा आ सकता है कि नहीं? तो इसको अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए ये वाला फार्मूला हमारा क्या कहता है, ये वाला फार्मूला चाहिए, इसी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में है, ये पूरा बड़े रूप में है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमारा n का जो मान होना चाहिए वह 1 से कम तब आना चाहिए जब ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो, और नीचे वाला जिस हम v से, जिस चाल से हम भाग कर रहे हैं वो चाल क्या हो, बड़ी हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में 1 आ जाता है। अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 1.2 आ जाता है इस केस में। क्योंकि देखिए ये मान जो आया है यह आया है 1 से अधिक, क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर वाला है वह नीचे वाले से बड़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन यही केस अगर हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से 5/2, या फिर अगर हम ऊपर वाला छोटा लेके चल रहे हैं तो 2/5 ले लेते हैं ऐसे। तो 2 में भाग करना है 5 से, तो ये मान आता है 0.4, कुछ ऐसा। ये ऐसा क्यों आया, ये 0 से 1 से कम क्यों आया है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर चेक करें तो इसका मान ऊपर वाले का मान छोटा है और नीचे वाले का मान बड़ा है। यानी कि अगर हमें 1 से मान छोटा चाहिए तो नीचे वाले का मान अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ये था कि n का मान 1 से कम हो सकता है कि नहीं, तो n का मान अगर 1 से कम हम देखेंगे तो नीचे वाले को अधिक होना चाहिए किससे, इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, जो कि प्रकाश की चाल है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो इससे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो ही नहीं सकती, यानी कि नीचे वाला ये बड़ा होगा ही नहीं। तो अगर नीचे वाला बड़ा नहीं होता है, हमने बराबर वाला तो केस ले लिया है कि n का मान आ गया 1, लेकिन अगर नीचे वाला बड़ा होता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि तब जब n का मान आएगा वह हमेशा 1 से अधिक ही आएगा, क्योंकि हमेशा इस v का मान इससे छोटा ही होगा। तो अगर हर का मान इस अंश के मान से छोटा है, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा गया है, इस केस में हमेशा जो मान आएगा वह 1 से अधिक ही आएगा। यानी कि किसी भी माध्यम के लिए अगर हम लेते हैं निर्वात को छोड़ करके, क्योंकि निर्वात वाले में ही इसको हम अधिकतम वाले केस को हम निर्वात के लिए भी कह सकते हैं, और निर्वात या फिर वायु के लिए अगर हम किसी भी माध्यम के लिए लेके चलेंगे, किसी भी माध्यम के लिए हम लेके चलते हैं निर्वात को छोड़ करके एक्सेप्ट ऑफ वैक्यूम, तो इसके लिए जो n का मान आएगा वो हमेशा 1 से अधिक होगा। यानी कि 1 से अधिक का सेंस है 1.1 हो सकता है, 1.2, 1.3, ऐसा कुछ 1.25, 1.26 ऐसे करके हो सकता है। यानी कि जो अपवर्तनांक का मान आएगा वो हमेशा किसी माध्यम के लिए 1 से अधिक ही आएगा। तो अपवर्तनांक का यहाँ पे सीधा सेंस है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कितना गुना चलती है, बस यही शो करना है। अपवर्तनांक बेसिकली एक केवल रेशियो है जो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल के कंपैरिजन को दिखाता है कि कौन किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी तेज है या फिर कितनी कम है। तो यहाँ से अपवर्तनांक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इस अपवर्तनांक को हम बेसिकली नाम देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक का, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए निरपेक्ष वर्ड ये यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है, अगर हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात के सापेक्ष में कंपेयर कर रहे हैं, या तो हम किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष में कंपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर हम वायु के सापेक्ष में कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों केसेस में जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे उस अपवर्तनांक को हम नाम देंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अलग अलग दो माध्यम लेकर के अलग अलग अपवर्तनांक निकालते हैं तो उस केस में उसको हम नाम देते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक का।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पहला वाला माध्यम हम सघन लिए थे, तो इसको मान लीजिए जल ले लेते हैं, मैंने पानी, और ये जो नीचे वाला माध्यम है ये विरल लिए थे, तो उसको हम हवा मान लेते हैं। तो इस केस में जो हवा के सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो हवा के सापेक्ष अगर ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाएगा। लेकिन सापेक्ष अपर्तनांक कब कहलाएगा, जब हम दो अलग अलग माध्यम ले लेंगे और उसमें हवा या फिर निर्वात नहीं होना चाहिए कोई एक माध्यम। तो जैसे हम ले लीजिए, ले लेते हैं पानी और कांच के लिए ले लेते हैं। तो पानी चूंकि ये भी निर्वात या फिर वायु नहीं है, ये भी नहीं है, तो अगर इन दोनों का हम एक दूसरे के सापेक्ष में अपवर्तनांक निकालते हैं तो इनका जो अपवर्तनांक होता है वह कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हम समझेंगे अगले क्लास में। इन दोनों को हम किस तरीके से निरपेक्ष अपवर्तनांक से रिलेट कर सकते हैं, कैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कैसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लें, रिवाइज कर लें। थैंक यू।